मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 आपका जो रहेगा और जो पूरा पेपर 2 रहेगा आपका, उसमें पूरा कंप्लीट टेक्निकल वाला पार्ट जो है वो मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रही हूँ। प्रोग्रामर वैकेंसी के लिए अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब लोगों को मैं ये बता दूं कि अपना जो है वो कंप्लीट कोर्स है जो कि क्लास 24 एप्लीकेशन पर अपन लेके आए हैं। इस पूरे कंप्लीट कोर्स के अंदर आप सभी लोगों को डिटेल के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वाला पार्ट पूरा करवाया जाएगा। तो आप राजस्थान एग्जाम्स पे जाओगे क्लास 24 एप्लीकेशन पे, क्लास 24, ठीक है, ये एप्लीकेशन का नाम है जिस पर आप जाओगे। आरपीएससी प्रोग्रामर का कोर्स इस तरीके से आपको दिखेगा। कोर्स के फीचर्स, पूरा अबाउट कोर्स के अंदर स्केड्यूल, सारी चीजें आपको मिल जाएगी और टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की सारी क्लासेस आपको मिलेगी, है ना। 5+1 सीरीज अभी चला रखी है जिसके अंदर 5 दिन आप लोगों को मैं क्लासेस रिकॉर्ड करके दे रही हूँ और जो आप लोगों का 6th डे होता है उसमें आप लोगों का लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें पूरा रिविजन, साथ ही साथ आप लोगों की प्रीवियस या नेट और गेट के एमसीक्यूज जो है वो होंगे। अभी इसको शुरू किए हमें 1 ही वीक हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो 5000 इसकी फीस है, ठीक है। आपके लिए जो प्रोग्रामिंग वाला यूनिट है वो कंप्लीटली लाइव होगा क्योंकि वो मैं लाइव ही पढ़ाऊंगी। बाकी जो सेशंस मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को रिक्वायर्ड हैं वो मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रही हूँ। कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको पहली क्लास में समझा दिया था। अब मैं पूरा यूनिट वाइज, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका कंप्लीट रोड मैप अलग से आप लोगों को देती हूँ, नेटवर्किंग का अलग से आपको दूंगी। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है, आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो है ये कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। क्लास 24 एप्लीकेशन पर आप जाके इस कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। अपने वाले में द मॉड्यूल इन विच द रिक्वायरमेंट्स आर इंप्लीमेंटेड बाय इट्स कैटेगरी इज इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, वाटरफॉल, प्रोटोटाइपिंग या इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। कैटेगरी वाइज डालते हैं जिसमें द मॉडल इन विच द रिक्वायरमेंट्स आर इंप्लीमेंटेड बाय इट्स कैटेगरी इवोल्यूशनरी, वाटरफॉल, प्रोटोटाइपिंग या इटरेटिव। देखो वाटरफॉल मॉडल जिसको हम मदर मॉडल भी बोलते हैं ये तो कोई काम का यहाँ पर हमारे लिए है नहीं। प्रोटोटाइपिंग के अंदर भी ऐसा नहीं होता है, थ्रू अवे प्रोटोटाइप्स हमको मिलते हैं तो वो भी लेना देना नहीं है। इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल करके हमने कुछ खास ज्यादा पढ़ा है नहीं। करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों का इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल हो जाएगा, ठीक है ना। देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा हमको हर क्वेश्चन का आंसर आता हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। और मुझे भी नहीं आता, ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे को सारे आंसर्स आते हों, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। किसने बोला? बट मुझे मैम आंसर निकालना आना चाहिए। अब मैं वहां बैठी हूँ 3 घंटे के अंदर, मेरा आईक्यू काम करना चाहिए। मुझे डायरेक्ट आंसर निकालना नहीं आता है तो मैं बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकालूंगी। हम तो सीएस वाले स्टूडेंट है भाई, ऑप्टिमाइजेशन करना है, चॉइस एलिमिनेशन लगा लो। नेक्स्ट, a good software requirement specification does not have the characteristics of what? Completeness, consistency, clarity या फिर reliability। इनमें से कौन सी नहीं होती है? सारे इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, बट हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कंप्लीट होनी चाहिए, अनएम्बिगियस होनी चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए, अनएम्बिग्यूटी होनी चाहिए, अनएम्बिगियस बोल दिया क्या, ट्रेसेबल होनी चाहिए, ठीक है ना, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, सब होती है। पर रिलायबिलिटी का नाम यहाँ पर कहीं भी नहीं आता है। रिलायबिलिटी इज नॉट अ डायरेक्ट मेजर जो आपको मिल जाएंगे, इट्स एन इनडायरेक्ट मेजर, ठीक है। आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी ट्रेसेबिलिटी, मॉडिफाइबिलिटी, डिजाइन डिपेंडेंसी या डिजाइन इंडिपेंडेंसी, ये सारी चीजें मिलके आपको रिलायबिलिटी देते हैं। डायरेक्टली आप लोगों के पास में कोई भी एसआरएस जो है वो रिलायबल आपको दिखने से ऐसे नहीं पता लगेगा कि रिलायबल है, ठीक है। रिलायबिलिटी इज एन इनडायरेक्ट मेजर। रिलायबिलिटी मैट्रिक्स भी हम लोग पढ़ते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। अच्छा ये देखो, कंप्लीट होना चाहिए, अनएम्बिगियस, वेरीफाइबल होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए, डिजाइन इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मॉडिफाइबल होना चाहिए, ट्रेसेबल होना चाहिए और आपके लिए कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टीज है आपकी एसआरएस की। कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है विच इज एक्चुअली डिराइव्ड बाय नॉर्मलाइजिंग द क्वालिटी एंड और प्रोडक्टिविटी मेजर by considering the size of the software that has been produced? Function oriented, function point, line of code, size oriented। दोबारा पढ़ते हैं, समझ नहीं आया पहली बार में तो। which metrics are derived by normalizing quality and or productivity measures considering the size of the software that has been produced? okay जी, function point, function oriented, लाइन ऑफ कोड या साइज ओरिएंटेड, बताइए जी। देखो फंक्शन पॉइंट तो हो नहीं सकता यहां पर, क्यों? फंक्शन पॉइंट जो होता है वो तो मेन कुछ पॉइंट्स होते हैं, क्वालिटी कैरेक्टर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग मेजर्स देता है।
तो ये तो हो नहीं सकता। फंक्शन ओरिएंटेड मैंने कुछ पढ़ा है नहीं खास, ये तो कुछ है ही नहीं। लाइन ऑफ कोड हो सकता है, साइज हो सकता है, बट एक्चुअली में तो देखिए जो लाइन ऑफ कोड है वो भी साइज ही आपका बना रहा है, तो बिगर टर्म यहाँ पर साइज है, तो मेरे हिसाब से तो आंसर यहाँ पर होना चाहिए था साइज, बट आई एम नॉट श्योर। जी हाँ, साइज ओरिएंटेड आप लोगों का होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजिंग द क्वालिटी एंड और प्रोडक्टिविटी मेजर बाय द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। थोड़ा अजीब सा सवाल है, बट एक ना एक सवाल तो अजीब आएगा ही। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अल्फा बीटा टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज वन ऑफ दोस टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चंस आता ही आता है, चाहे किसी भी फॉर्म में आए, वैलिडेशन वेरिफिकेशन में आए, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में आए, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कोई मुझे सीक्वेंस बता सकता है क्या? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सीक्वेंस बता सकता है क्या कोई? पहले कौन सी होती है, फिर कौन सी होती है, फिर कौन सी होती है, और उसके बाद में कौन सी होती है? पहले यूजर टेस्टिंग होती है, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, ठीक है, उसके बाद में वैलिडेशन टेस्टिंग होती है, फिर सिस्टम टेस्टिंग होती है। सही लिख रही हूँ क्या मैं? ये सीक्वेंस सही लिखा है क्या मैंने? व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में क्या टेस्टिंग में डिफरेंस होता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होता है वो एक तरीके का ओपेक टेस्टिंग होता है, व्हाइट बॉक्स जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसको ग्लास बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। बिहेवियरेबल टेस्टिंग किसको बोलते हैं? जो कि मैम फंक्शनैलिटी को चेक करता है, जैसे कि ब्लैक बॉक्स, ठीक है। नॉन बिहेवियरेबल किसको बोलते हैं? जिसको हम स्ट्रक्चरल बोलते हैं, जो अंदर की चीजें भी देखता है, व्हाइट बॉक्स। है ना जी। तो मैम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है जिसके ये टाइप्स हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के ये टाइप होते हैं आपके अल्फा और बीटा। देखो अल्फा और बीटा में सबसे इंपॉर्टेंट फर्क ये है, जो अल्फा होता है वो आप लोगों के डेवलपर्स एंड पर होता है, डेवलपर कर रहा है, ठीक है ना, मतलब आपका टेस्टिंग टीम कर रही है। ये जो बीटा टेस्टिंग है ये यूजर कर रहा है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, और दोनों ही किसका पार्ट है? आपके एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा देखो एक फ्लो चार्ट यहां पर भी गिवन है। इक्विवेलेंस क्लास, बाउंड्री वैल्यू, एक्सेप्टेंस हो गया, स्टेट बेस्ड हो गया, कॉज इफेक्ट हो गया, पेयर वाइज हो गया, यहाँ पर सारे के सारे आप लोगों के इम्प्लीमेंटेशन हो गया। जैसे साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी भी किसका पार्ट है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का ही आप लोगों का पार्ट है। नेक्स्ट देखो, इफ एवरी रिक्वायरमेंट कैन बी चेक बाय अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस देन द एसआरएस इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस के थ्रू हम उसे चेक कर सकते हैं, तो वेरीफाइबल है, ट्रेसेबल है, मॉडिफाइबल है, या कंप्लीट है। अब आप खुद ही सोच के देखिए कि उसको आप वेरीफाई कर रहे हो कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स के साथ में, तो वो कैसी है? वेरीफाइबल है। ट्रैकेबल और मॉडिफाइबल और कंप्लीट से कोई लेना देना यहां पर है नहीं, है ना, इनसे कोई लेना देना यहां पर है नहीं। फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग जो है वो यूनिट में आती है, बीटा में आती है, स्ट्रेस में आती है, या म्यूटेशन में आती है? फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग देखो आप लोगों को अगर याद हो तो अपन ये पढ़ा था कि मेरे पास में जो मेरा ओरिजिनल फंक्शनैलिटी है उसको टेस्ट करने के लिए हम बिल्कुल उसके जैसा ही, ओरिजिनल के जैसा ही क्या बनाते हैं, एक एक्चुअल प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, उसका एक वर्जन, और फिर हम उस पर सिमुलेट करके देखते हैं सारी की सारी एक्टिविटीज को। अगर वो सही रहता है तो हमको लगता है कि हाँ जी ये भी सही रहेगा, ठीक है। जैसे कि सिमुलेशन टेस्टिंग होती है, तो फॉल्ट टॉलरेंस या बेसिकली फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग का मतलब भी यही होता है, जिसको जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिप्ट एनालिसिस, वो भी एक तरीके का यही है। आपका ओरिजिनल सिस्टम को एक्चुअली में ब्रेक करने की कोशिश की जाती है कि एक्चुअली सिक्योरिटी ब्रीच करने के सारे तरीके अपना लो, पता चलेगा सिक्योरिटी कितनी टाइट है। वैसे ही जो आपकी म्यूटेशन टेस्टिंग होती है उसी के अंदर आपका फॉल्ट बेस्ड चलता है। एक्चुअली आप एक म्यूटेंट बना दे रहे हो इसी का, ओरिजिनल प्रोग्राम का ही, और उसे फिर क्या कर रहे हो? सिमुलेट कर रहे हो कि भाई उसमें कोई टेस्टिंग करेंगे तो कैसी होएगी, क्या आएगा रिजल्ट, वैसे सी, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए, 2021 पर आ जाए। चलिए 2021 में कैसे सवाल पूछे गए थे आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ SCM सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इनमें से आप लोगों को बताना है कि आपकी सोर्स कंट्रोल रिपोजिटरी में कौन कौन सी फाइल रहेगी।
code files, documentation, output, automatically generated files that are required for your system to be used. तो ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये सबसे फर्जी वाले आपके क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, ये सबसे फर्जी वाले क्वेश्चंस होते हैं, बड़े अजीब से यहाँ पर सवाल होता है। आउटपुट फाइल्स हम यहाँ पर कैसे रख सकते हैं, और ऑटोमेटिकली जनरेटेड फाइल्स भी, डॉक्यूमेंटेशन एंड कोड फाइल्स यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सोर्स की बात हो रही है, सोर्स कंट्रोल की बात हो रही है। आउटपुट फाइल्स तो मुझे लगता नहीं है हम रिपोजिटरी में रख नहीं सकते हैं, और ऑटोमेटिकली जनरेटेड का यहाँ पर कोई सीन बनता है नहीं कंट्रोल के लिए, सोर्स कंट्रोल के लिए। तो कोड फाइल्स और डॉक्यूमेंटेशन फाइल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्हाट काइंड ऑफ नोटेशन डू फॉर्मल मेथड्स प्रीडोमिनेंटली यूज, कंप्यूटर कोड, डायग्रामेटिक, मैथमेटिकल या टेक्सचुअल। फॉर्मल मेथड्स किसका यूज करते हैं? ऑब्वियसली फॉर्मल लैंग्वेजेस का। फॉर्मल लैंग्वेजेस किसका सब डोमेन है? मैथमेटिकल लैंग्वेजेस का। फॉर्मल बोला हुआ है, जैसे कि आपकी फॉर्मल लैंग्वेजेस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में, चॉम्स्की हायरार्की में जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़े हो, फॉर्मल है। कैसी है? मैथमेटिकल इन नेचर है। क्लीन रूम एनवायरनमेंट के ऊपर भाई सवाल है। क्लीन रूम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल इनकॉर्पोरेट्स द स्टैटिस्टिकल क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ द कोड increments as they accumulate in the system. Clean room software engineering follows the classic analysis, design, code, test and debug cycle to software development and focusing on the defect removal rather than defect prevention. बहुत easy question ये है, बहुत easy question. क्लीन रूम सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल्स बोलते यही हैं कि हम गड़बड़ होने ही नहीं देंगे, हम इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाएंगे कि उसके अंदर आप एरर निकाल ही नहीं सकते, पहले से ही मान के चलते हैं। यानी कि ये प्रिवेंशन पे काम करते हैं, डिटेक्शन पे, रिमूवल पे काम नहीं करते हैं। यानी स्टेटमेंट नंबर 2 तो हो गया फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़िए, क्लीन रूम जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी सर्टिफिकेशन। बिल्कुल हाँ, ऐसा ये करता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो ट्रू है, पर आप लोगों का जो 2 है वो फॉल्स है। क्यों? याद आ रहा है ना, क्लीन रूम के अंदर हमने ये सीखा हुआ है, क्लीन रूम मतलब एकदम बढ़िया बनाएंगे, कोई गलती हो ही नहीं सकती, कोई एरर आएगा ही नहीं। क्यों? अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड सर्टिफिकेशन नंबर, कि भाई इसका ये सर्टिफिकेशन, इसका ये सर्टिफिकेशन है, उन्हीं प्रोसेसेस को हम लोग यूज करके एक नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो कोई गड़बड़ होने के चांस ही नहीं मानते हम, कि कोई गड़बड़ ही नहीं हो सकती।